तो हे गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के बारे में। पिछले वाले सीजन 1 हम सभी ने बहुत पहले ही देख के रखा है, तो इसलिए मैं सीजन 1 को रोक के सीजन 2 से ही स्टार्ट किया है। और सीजन 2 शुरू होता है चैप्टर नंबर 46 से, जहाँ पे हम देखते हैं जिनबू सो रहा होता है और तभी वहाँ पे जिन्हा का कॉल आता है और जिन्हा उसको कहती है, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? जो सुन के जिनबू कहता है, हाँ थोड़ा काम का प्रेशर है इसलिए थक गया था। जिन्हा कहती है, इसलिए 2 बजे तक सो रहे हो? जिनबू कहता है, क्या 2 बज चुका है? और तभी जिनबू बिस्तर से उठ जाता है। जिन्हा जिनबू को कहती है, तुम्हें तो पता ही है आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। जिनबू कहता है, हाँ पता है, एंड कितने बजे जाना होगा ये बोलो। जिन्हा कहती है 5 बजे। जिनबू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं टाइम के आगे पहुंच जाऊंगा। जिन्हा कहती है, हाँ मुझे पता है, इतना भी फेंको मत, और सुनो जब तुम यहाँ पर पहुंच जाओगे तब मेरे को एक कॉल करना। और जिनबू फटाफट रेडी फेडी होके स्कूल जाने से पहले सबसे आगे बैंक पर जाता है। एंड जिनबू यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड अपडेट कराने आया है। बैंक की एक एम्प्लॉय जिनबू का बैंक अकाउंट अपडेट करवा देती है और तभी वो एम्प्लॉय देखती है जिनबू के अकाउंट पे 1.4 बिलियन वॉन जैसा अमाउंट, जो देख के वो हैरान हो जाती है। एंड वो कहती है, इतना सारा पैसा तुम्हारे पास, तुम काम क्या करते हो? जिनबू कहता है, मैं एक हंटर हूँ। एम्प्लॉय को पता था हंटर लोग बहुत कमा लेता है एंड वो सोचता है शायद हाई रैंक का हंटर है। और तभी वो एम्प्लॉय बहुत ही शातिर तरीके से जिनबू को बैंक के कुछ पॉलिसी इन्वेस्टमेंट की लिस्ट दिखाने लगती है, लेकिन जिनबू को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो साफ मना कर देता है। फिर जिनबू जिन्हा के स्कूल पे आ जाता है एंड जिन्हा उसको देख के मुंह का एक अलग ही एक्सप्रेशन करके कहती है, तुम कौन हो और जिनबू कहाँ पे है? क्या किया मेरे भाई के साथ तुमने? जो सुन के जिनबू कहता है, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा? जिन्हा कहती है, मुझे आइडिया नहीं था कि कोई इतना जल्दी से इतना चेंज हो सकता है। जिनबू कहता है, मैंने सोचा था आज तुम्हारा पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो थोड़ा सा अच्छे से ड्रेसअप करके जाऊँ। फिर जिन्हा जिनबू को अपने होम रूम टीचर के पास ले जा रही थी और तभी वहाँ के सारी लड़की जिनबू को देख के दीवानी हो जाती है। जो देख के जिन्हा कहती है, जिनबू तुम तो बहुत ही पॉपुलर हो, आते ही माहौल गर्म कर दिया। और जहाँ तक मुझे पता है तुम कुछ दिनों से बहुत रात को घर पे आ रहे हो एंड तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो क्या बोलते हो यहाँ की किसी लड़की से तुम्हारा सेटिंग करवा दूं? जो सुन के जिनबू उसका गाल जोर से खींचता है। फिर जिनबू जिन्हा के होम रूम टीचर से मिलता है एंड टीचर जिनबू को देख के कहती है, जिन्हा का भाई इतना हैंडसम है देखने में, मुझे तो पता ही नहीं था। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जिनबू भी इसी स्कूल पे ग्रेजुएट हुआ था, पर जिनबू इस टीचर से कभी भी मिला नहीं था। फिर दोनों बैठकर बात करता है। टीचर जिनबू को कहती है, जिन्हा के ग्रेड्स काफी अच्छा है एंड वो दिल की भी बहुत अच्छी है, तो तुम्हें उसके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है एंड मुझे उसके फ्यूचर की भी कोई चिंता नहीं है। टीचर जिनबू को कहती है, तुम्हें तो जिन्हा का गोल पता ही होगा, उसे मेडिकल स्कूल पे पढ़ने का बहुत ही शौक है। जो सुन के जिनबू कहता है, हाँ मुझे पता है। जिन्हा की टीचर कहती है, जिन्हा के ग्रेड्स काफी अच्छा है तो उसे ज्यादा प्रेशर मत देना। फिर टीचर कहती है, मैंने सुना है तुम एक हंटर हो, अगर तुम्हारी बहन के अंदर हंटर्स की पावर आ जाए एंड वो हंटर बनना चाहती है तो तुम क्या उसे हंटर बनने दोगे? जिसके जवाब में जिनबू कहता है, नहीं। टीचर कहती है, ठीक है मैं समझ गई एंड मैं तुमको ये बात इसलिए पूछा था क्योंकि कुछ दिनों से जिन्हा की क्लास की एक लड़की मिल नहीं रही है एंड सुना है वो लड़की हंटर बन के खुद को अवेकन कर लिया है। इस वजह से वो लड़की स्कूल आना भी बंद कर दिया है। अगर वो ऐसा ही करती है तो आगे जाके स्कूल को एक्शन लेना होगा, क्योंकि वो हंटर बने इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट ग्रेजुएट करके भी तो ये कर सकती है। जिनबू पूछता है, वैसे उस लड़की का रैंक कितना है? जो सुन के टीचर बताती है, मुझे हंटर के बारे में उतना तो जानकारी नहीं है, पर जितना सुना है वो सबसे लोएस्ट हंटर है। जो सुन के जिनबू समझ जाता है कि उसका रैंक ई है एंड जिनबू भी पहले रैंक ई के हंटर रह चुका है, तो जिनबू समझ जाता है कि वो बहुत जल्द ही मरने जा रहा है। टीचर जिनबू से पूछती है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मेरा एक काम कर दोगे? मैं जिस लड़की के बारे में कहा वो जिन्हा की फ्रेंड है, तो तुम क्या उसे समझा सकते हो कि एटलीस्ट वो ग्रेजुएट करे? और देखो उसका नाम है हान सोंगी। जो सुन के जिनबू शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और शाम भी हो चुका था, जहाँ पे एक बिल्डिंग के सामने जिनबू को दिखाया जाता है एंड तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है एंड वो लड़की और कोई नहीं सोंगी होती है। फिर सोंगी कहती है, वैसे मिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं एंड आप क्या वही हंटर हो जिसे टीचर ने मुझे बात करने के लिए कहा था? फिर जिनबू अपने मोबाइल से उसका और जिन्हा का एक पिक्चर दिखाता है सोंगी को और जिनबू पूछता है, क्या इस लड़की को तुम जानते हो? हाँ ये तो जिन्हा मेरी क्लासमेट है। ओ आप क्या जिन्हा के बड़े भाई है? मैं आपसे
मिलने हॉस्पिटल पे भी गई थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि होमरूम टीचर किस लिए मुझे आपसे बात करने के लिए कहा है। फिर जिन्बू उसको ई रैंक हंटर के बारे में कुछ कहता है। जिन्बू कहता है क्या तुम्हें पता है रेगुलर अटैक्स मैजिक बिश पर काम नहीं करता है एंड तुमको एक मैजिक हथियार की भी सख्त जरूरत है, और अगर तुमने वो परचेस कर भी लिया तो वो हथियार ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, और इसलिए ई रैंक हंटर वालों को प्रॉफिट बनाना मुश्किल होता है। क्या तुम बिना हथियार से लड़ने के लिए सोच रहे हो? और ये मत कहना कि हंटर बनने के बाद तुम्हें कुछ पैसे देखने को मिल गया तो इसलिए ये जॉब छोड़ना नहीं चाहते। सोंगी गुस्से से कहती है आप क्या हमें लेक्चर देने के लिए आए हो एंड आप तो खुद ही एक ई रैंक के हंटर है। जिन्बू सोचता है ये लड़की बहुत ही जिद्दी है, एकदम से मेरी तरह। और फिर जिन्बू कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसको छोड़ने की बात कहने नहीं आया हूँ। सोंगी कहती है तो आप यहाँ पे किस लिए आए हो? जिन्बू कहता है मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनाने के लिए आया हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि होंग डोंगसू फ्लाइट से एयरपोर्ट आया है एंड साथ ही साथ उसका वेलकम करने के लिए जिनचुल भी आया था। जिनचुल को देख के डोंगसू कहता है अरे बहुत दिनों के बाद देखने को मिला, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिनचुल कहता है ये भी कोई बात हुआ, क्योंकि आप एक एस रैंक के हंटर हो एंड एक एस रैंक का हंटर साउथ कोरिया पर आ रहा है, इसका इंफॉर्मेशन पहले से ही हमारे सर्वेलेंस टीम को पता था। डोंगसू कहता है क्या सर्वेलेंस टीम? यानी कि तुम अभी तक उस बुढ़े चेयरमैन के डिवीजन पे काम करते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो उस बुढ़े को जान से मार के खुद चेयरमैन बन जाता। जिनचुल डोंगसू से कहता है वैसे आप यहाँ पे कितने दिन तक रुकने वाले हो? डोंगसू कहता है मुझे इस कंट्री पे रहने का कोई शौक नहीं है, कुछ दिनों के बाद ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। जिनचुल उससे कहता है आपका यहाँ पे फिर से आने का कोई रीजन तो होगा ही, क्या वो रीजन ई रैंक के हंटर संग जिन्बू एंड डी रैंक के हंटर यू जिन्बू यही ना? जो सुन के डोंगसू कहता है तुम सर्वेलेंस डिवीजन के चमचे हो, ये तुम्हारे क्वेश्चन से ही पता चलता है, सब जान के भी तुम मुझे ये बात कह रहे हो? हाँ मैं इसलिए आया हूँ, तो क्या कर लोगे? तुम मुझे रोकोगे? जिनचुल कहता है नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। फिर डोंगसू कहता है मुझे तुम हमेशा से ही पसंद थे, तो क्या कहते हो मेरे स्कैवेंजर गिल्ड पर आओगे एंड मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें इससे भी ज्यादा हाई रैंक पे जाने में मदद करूंगा। बट जिनचुल को पहले से ही पता था कि हंटर को जिनचुल और उसके बड़े भाई के ऊपर शक था, क्योंकि वो दोनों बहुत हंटर को मार चुका है, बट कोई सबूत ना होने के वजह से उस टाइम इन दोनों को कुछ नहीं कर पाए थे। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे जिन्बू एंड सोंगी को दिखाया जाता है। जिन्बू सोंगी को व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड डिवीजन मैनेजर मिस्टर आहान सागमिन के साथ बात करने के लिए लेकर आया था। पहले सभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं। सोंगी को देख के मिस्टर आहान सोचता है ये तो एक ई रैंक का हंटर है। वैसे देखा जाए जिन्बू भी एक ई रैंक का हंटर है। जिन्बू मिस्टर आहान को कॉल किया था, इसलिए आहान सोचता है जिन्बू व्हाइट टाइगर गिल्ड पे ज्वाइन होने के लिए इंटरेस्टेड है। फिर मिस्टर आहान कहता है इस जगह पे काफी ज्यादा गेट ओपन होता है, इसके कारण ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं रहते, लेकिन आज यहाँ पर एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है जो ट्रेनिंग करने के लिए काफी अच्छा है। और तभी एक और हंटर बीच में कहता है ऑलरेडी 9 बज चुका है और कितना बात करोगे, हमें अभी डेंजन के अंदर जाना होगा एंड हम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। जिन्बू कहता है ये कौन है, जिसके जवाब में मिस्टर आहान कहता है ये व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक न्यू ए रैंक हंटर है, इसका नाम किमचुल है जो कि एक टैंक है, जिसको हम देखते हैं कि एक बहुत ही भारी आर्मर पहन के रेडी हो चुका है डेंजन पर जाने के लिए। मिस्टर आहान ये भी कहता है आप लोगों का आने का खबर मैंने इसको बताया था, इसलिए वो नाराज है क्योंकि उसे लगता है हम सभी कोई ट्रिप पर जा रहे हैं। बाय द वे वही आज का स्ट्राइक स्क्वाड को लीड करेगा। इस स्ट्राइक स्क्वाड पे एक ए रैंक, 7 बी रैंक एंड 4 सी रैंक के हंटर होंगे। कुल मिला के टोटल 12 हंटर्स है। जिन्बू कहता है एक सी रैंक के डेंजिन में ए रैंक और बी रैंक के हंटर, ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ? जो सुन के मिस्टर आहान कहता है मैं मानता हूँ उन लोगों का रैंक ज्यादा है, लेकिन वो लोग अभी न्यू है। जिन्बू सोचता है इस पर जाने पे कुछ भी नहीं सीख पाएगा, लेकिन सोंगी को इस डेंजिन पर जाने पर पता चलेगा आखिर ए रैंक और बी रैंक के हंटर के सामने ई रैंक के हंटर कुछ भी नहीं। फिर जिन्बू एंड सभी एक एक करके डेंजिन के अंदर जाने लगता है, बट जिन्बू को एक अजीब सा फीलिंग होता है और दिखाया जाता है डेंजिन एकदम से रेड कलर हो चुका है। जिन्बू अपने मन में ही कहता है अचानक इस गेट का कलर लाल रंग में क्यों बदल गया, और ये क्या, मुझे इस गेट से खतरा महसूस हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से मुझे जैसे भी करके बाहर निकलना होगा। फिर जिन्बू गेट के अंदर जाने से पहले मिस्टर आहान को जोर से पुकार के कहता है मिस्टर आहान जल्दी से आप मेल स्ट्राइकर स्क्वाड को कॉल कीजिए। ये बोल के जिन्बू गेट के अंदर चला जाता है, लेकिन मिस्टर आहान और कुछ ना सोचे व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर को कॉल करता है। कॉल उठाने के बाद मिस्टर आहान मास्टर को कहता है अचानक एक सी रैंक का गेट रेड गेट में चेंज हो गया। जो सुन के व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यानी कि एस रैंक के हंटर बाय क्यों न हो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और फिर से डोंगसू एंड जिनचुल को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे। डोंगसू जिनचुल से कहता है मेरे बड़े भाई का अंतिम संस्कार का क्या हुआ? जिनचुल कहता है आपके भाई का बॉडी को कब्र में दफन कर दिया गया है, आप चाहो तो लेकर जा सकते हैं। डोंगसू कहता है नहीं, जो मर चुका है उसके डेड बॉडी को देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो है उन लोगों से जो अभी तक जिंदा है। जिनचुल कहता
कहता है तो अभी आप कहाँ पे जाना चाहते हो? डोंगसू कहता है मुझे उस डेंजिन पर लेके चलो जहाँ पर वो सभी बंदे हैं। जिनचुल कहता है कोरिया पर तो ऐसे बहुत सारे डेंजिन है, किस पर ढूंढे? जो सुन के डोंगसू कहता है ये 24th सेंचुरी है, यहाँ पर नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। फिर डोंगसू को अपने मोबाइल से पता चल गया था कि जिनबू अभी अभी किसी डेंजिन पर गया है। जिनचुल कहता है डेंजिन पे जाने से पहले एक बात याद करा दूं कि डेंजिन पे जाने के लिए कुछ रूल्स होता है एंड हमारे सोसाइटी के रूल डेंजिन के अंदर काम नहीं करता। आई होप आप समझेंगे। जो सुन के डोंगसू कहता है डेंजिन के अंदर मैं उन लोगों को दफन करूं या मार दूं, इसे तुम्हें क्या, अपने काम से काम रखो। जिनचुल कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर जिनबू और बाकी हंटर्स को दिखाया जाता है, वो सभी एक अलग ही डायमेंशन पे आ जाता है जहाँ पे हर तरफ बर्फ का ढेर होता है। जिनबू सोच में पड़ जाता है कि वो लोग किस जगह पर आ गया है एंड गेट भी बंद हो चुका है। सोंगी जिनबू से कहती है मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और तभी एक तीर बहुत ही तेजी से सोंगी की तरफ आने लगती है, लेकिन जिनबू वो पकड़ लेता है और फिर से बाकी जो हंटर्स है उन पे वो तीर से वार करना शुरू करता है और तभी वो सभी नोटिस करता है सामने कुछ लोग है और वो और कोई नहीं आइस एल्फ है। जिनबू इन लोगों के आने का कोई प्रेजेंस नहीं किया था क्योंकि वो लोग उन सभी से काफी दूर खड़ा था एंड जो सभी को इस टाइप के मॉन्स्टर के साथ पहली बार फाइट करने का मौका मिला है वो इनको आइस एल्फ कहता है एंड इसका एक और भी नाम है। पहले जो सभी हंटर के साथ इसका पाला पड़ा है वो सभी इसको आइस लेयर भी कहता है। इसके बाद गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल के मास्टर बाइक यूनो भी आ चुके थे एंड वो डेंजिन के अंदर जाने की कोशिश करता है पर वो गेट लॉक हो चुका था। बाइक कहता है ये गेट तो सी रैंक का होना चाहिए था। आहन कहता है हाँ सर ये सी रैंक का ही गेट था पर ये कैसे हो गया हम लोगों को भी नहीं पता। बाइक कहता है क्या तुमने एसोसिएशन से कॉन्फर्मेशन लिया था गेट के बारे में? आहन कहता है हाँ सर उन लोग भी कॉन्टिन्यूस सी रैंक ही कह रहे थे। बाइक यहाँ पे सोच में पड़ जाता है जहाँ पे वो खुद से ही कह रहा था ये गेट का कलर से ही पता लगता है ये कोई छोटा मोटा रैंक का गेट हो ही नहीं सकता, ये गेट कम से कम बी या ए रैंक का हो सकता है। फिर आहन कहता है सर एक बार हम फिर से इस गेट का मानामीटर माप के देख सकते हैं? जिसके जवाब में बाइक कहता है इस गेट पर पहले ही रेट पड़ चुका है तो अभी इस गेट के मानामीटर से मापा नहीं जा सकता। बाइक और भी कहता है वैसे इस गेट के अंदर कितने हंटर्स गए हैं? जिसके जवाब में मिस्टर आहन कहता है एक ए रैंक के हंटर, 7 बी रैंक के हंटर और कुछ न्यू हंटर्स रिक्रूट हुआ है। बाइक सोचता है ये गेट ए या बी रैंक का ही होगा एंड ये गेट एस रैंक का होता तो पूरे देश पर अभी तक इमरजेंसी सिचुएशन लग जाता। बाइक कहता है अगर ये गेट बी रैंक का होता है तो ए रैंक के हंटर कम से कम 4 या उससे भी ज्यादा चाहिए और गेट ए रैंक का हुआ तो 1 या 2 एस रैंक के हंटर या फिर 10 ए रैंक के हंटर्स को होना होगा। इसका मतलब यही है अगर ये गेट ए रैंक का होता है तो उन लोगों का जिंदा लौट आने का कोई चांस ही नहीं है। जो सुन के मिस्टर आहन कहता है सर एक और हंटर भी वहाँ पे है जिस पर मैं कुछ दिनों से नजरदारी कर रहा था। बाइक कहता है क्या, कौन है वो हंटर, किस रैंक का है, ए या बी? आहन अपने सिर हिला के कहता है नहीं सर। बाइक खुशी से कहता है क्या, तो फिर वो एक एस रैंक का हंटर है जो न्यू हंटर के साथ गया है? नहीं सर वो एक ई रैंक का हंटर है। फिर सीन शिफ्ट होता है डेंजिन के सीन पर जहाँ पर जिनबू देखता है आई सेल्फ सिर्फ और सिर्फ कमजोर हंटर को पहले निशाना कर रहा है। साथ ही साथ जिनबू सोचता है अगर मैं 2 मंथ पहले यहाँ पे आता तो इसके हाथ मारा जा चुका होता पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ अब। एंड जिनबू कहता है तुझे तो मैं ही मारूंगा कमीने। फिर किंचुल कहता है तुम लोग शायद गेट की तरफ नोटिस नहीं किया होगा, हम सभी एक रेड गेट के डेंजिन पर है और कोई भी इस डेंजिन पर बाहर से हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकता। ये तभी पॉसिबल हो सकता है एक हम सभी इसके हाथों मरे या फिर इस डेंजिन के अंदर जो बॉस है उसको मार के इस डेंजिन को बीट कर सकते हैं। सोंगी भी पूछता है इस रेड गेट के बारे में जो जिनबू इसी सेम बात उसको कहता है और यहाँ पर ही होता है इस चैप्टर खत्म। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट दिखा है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड भी लाऊंगा इस चैनल पर एंड साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एनीमे वीडियो पर, तब तक के लिए पीस आउट।